Hello student, today I will discuss next lecture of structure of atom. Okay? बच्चों हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में स्टडी किया था बोहर एटॉमिक मॉडल. व्हाट इज पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल. डिफरेंट पोस्टुलेट हमने स्टडी किया था. अभी यहाँ पे हमने देखना है कि सक्सेस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल. बोहर एटॉमिक मॉडल का सक्सेस क्या था. पहला पॉइंट सक्सेस में इनका था स्टेबिलिटी ऑफ एटम. स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स फर्स्ट मॉडल जो आया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. एटम पर सबसे पहले काम करने वाले साइंटिस्ट थे थॉमसन. ओके, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम फेल हुआ. स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताना मुश्किल था थॉमसन के लिए. उसके बाद बेटा आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड का मॉडल बहुत कुछ हमें बताया. वहाँ से हमें न्यूक्लियस की जानकारी मिली और मिला कि न्यूक्लियस के अराउंड अस रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन करते हैं. न्यूक्लियस के अराउंड अस ये भी हमें देखने को मिला. लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी एटम की स्टेबिलिटी बताने में फेल रहा. उसके बाद बोहर का मॉडल आया. तो आप देख रहे हैं सक्सेस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में पहला हमारा हेडिंग लगा स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सो लॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ गिवन ऑर्बिट इट नाइदर इमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनी एनर्जी दस एटम इज स्टेबल. ओके, यहाँ पे देखिए बोहर ने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते टाइम, जैसे ये n1 ऑर्बिट है, ये n2 ऑर्बिट. ओके, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है. n1 सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव करते टाइम एट दैट टाइम एनर्जी नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिट्स. न तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा न ही एनर्जी इमिट करेगा. ओके, ऐसे केसेस के अंदर एटम हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा. ये कौन बताया है, बोहर ने. कॉन्सेप्ट है इसमें कि फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते टाइम एनर्जी न इमिट करता है न ही एब्जॉर्ब करता है. किस सिचुएशन में एब्जॉर्ब और इमिट करता है, ये आपकी लोअर एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को आउटसोर्स से एनर्जी मिलती है सनलाइट से. सपोज इसे सनलाइट से एनर्जी मिली और जैसे एनर्जी मिली ये जंप करके किसमें चला गया, नेक्स्ट आपका हायर एनर्जी लेवल में चला गया. लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला गया. फिर क्या है, एनर्जी रिलीज किया, लोअर से हायर में आ गया. ठीक है, आप माइंड करिएगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन अपने फिर लोअर स्टेट में पहुंच रहा है, ऐसे केसेज में एनर्जी इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन. ओके, यदि लेकिन फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करेगा. ये हमारा पहला पोस्टुलेट था वो सक्सेस का. सेकंड जो इनका सक्सेस का पॉइंट था, देखिएगा ध्यान से, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in various orbits of hydrogen atom. Various orbits of hydrogen atom He plus and Li2 plus etc. ओके, यहाँ पे देखिएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सक्सेस क्या था इनका, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम He प्लस एंड Li2 प्लस. बात याद रखिएगा, मैंने शुरू से ही बताया बोहर का जो मॉडल था केवल वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए. ऐसी स्पेसीज जिसमें वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसी पे बोहर मॉडल वैलिड था. इन्होंने पूरा स्टडी किस पर किया है, मेन स्टडी इनकी हाइड्रोजन पे थी, या कह सकते हो वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज पे इनकी स्टडी थी. ठीक है, लेकिन इनका जो फोकस रहा है पूरा हाइड्रोजन को इन्होंने कंसीडर किया है. यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी एनर्जी क्या होगी
इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, He में तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो He प्लस में कितने आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। Li में 3 होता है बट 2 रिलीज कर देगा तो इसमें कितने बच जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इन सारे स्पेसीज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये फॉर्मूला मिला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, केवल ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन के स्टडी की बात है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन हीलियम प्लस Li2 प्लस की जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिक्स ऑर्बिट में, उनकी एनर्जी क्या होती है फिक्स होती है, ठीक है। उसका फॉर्मूला हम नोट करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे नोट रखिएगा दिमाग में, मैं राइट कर देता हूँ। En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e पावर 4 z स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे m क्या है वेयर, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। h क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। आप यहाँ पे z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, n क्या है बच्चों बताओ, n क्या है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात आए तो समझ जाइएगा, पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है सर्कुलरली, n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। कुछ और टर्म्स है इसमें देख लेते हैं। E आपका है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E दिया है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है बच्चों 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलॉम का इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, क्लियर है। ये कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए En क्या है आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये nth ऑर्बिट के लिए क्या है, nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है। यदि आप पहले ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना चाहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n की वैल्यू क्या राइट करेंगे आप 1, फिर सेकंड ऑर्बिट की 2, 3, ऐसे आप रखते जाएंगे, आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m, e and h, सब्स्टिट्यूटिंग द values of m, e and h, substituting the values of m, e and h। इसमें हम कुछ वैल्यूज कांस्टेंट है उसको जानते हैं, ठीक है। substituting the values of m, e and h। पाई की तो वैल्यू पता है आपको, वो भी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, उसको हम राइट कर लेते हैं, जो फॉर्मूला मुझे मिलेगा ये वैल्यू रखने के बाद। बोल रहा हूँ ये आपको क्या है याद कर लेंगे, कोई एक फॉर्मूला जिसके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, n माइनस 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप ये जूल पर एटम में निकालेंगे तो इसको यूज करेंगे, इक्वल टू सेकंड फॉर्मूला माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑर्बिट की, तो आप ऐसे निकालेंगे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा माइनस 1312
इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ओके, किलो जूल पर मोल। ध्यान दीजिएगा ये आपको 3 फॉर्मूले मिले हैं, नोट कर लीजिएगा इसे फेयर कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये तीनों। यदि आप जूल पर एटम में निकालना चाहते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट की, यह हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। यदि आप फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो एन की वैल्यू 1। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बेटा निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर जेड 1 होता है, एन इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा E1 हो जाएगा बच्चों इक्वल टू, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में देखिएगा -13.6 अपॉन एन की वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू जेड की वैल्यू ये आपका 1 है, 1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। E2 आप निकाल रहे हो, सेकंड ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट, जस्ट उसके बाद वाला ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, ओके, उसी को हम सेल्फ बोलते हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। T2 क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड, तो बार बार हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो तो वो फिक्स है एटॉमिक नंबर, एन की वैल्यू बदल गई। अब आप जो है बात कर रहे हो सेकंड ऑर्बिट की, तो अपॉन 2 स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा बेटा 4। क्लियर, सिंप्लीफाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो आ गया आपका -3.4 वोल्ट, 3.4 वोल्ट। क्लियर है। अगर आप चेंज इन एनर्जी निकालना चाहते हो, ठीक है, ये पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी का चेंज निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे, E2 - E1, ये हो जाएगा डेल्टा E की वैल्यू, ठीक है। तो E2 - E1 क्या हो गया, E2 -3.4 -13.6, ये पहले से माइनस लगा हुआ है, -3.4 प्लस 13.6, इसे आप निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आपका हो गया एनर्जी का चेंज, पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में भी एनर्जी का चेंज, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं लिख देता हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम, एक स्पेसीज के लिए तो है ही है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z = 1 होगा, एन की वैल्यू 1 2 3 डाट डाट डाट। जिस ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जानना चाहते हो, एन की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग पुट कर दोगे। लेकिन हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो आप हमेशा Z की वैल्यू 1 लोगे, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है। फॉर He+ एटम, ध्यान दीजिएगा, Z = यहाँ क्या हो जाएगा 2, चूंकि एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना होता है 2, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 डाट डाट डाट। फॉर लिथियम 2+ के लिए Z की वैल्यू बोलिए 3 हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, एन 1 2 3 डाट डाट, ओके। अब हमें ये समझ में आता है कि बोहर ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला दिया था। मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले को लर्न रखूँ, -13.6 n² इंटू जेड स्क्वायर, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है बेटा, ठीक है। और ये आपका जूल पर एटम में निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड सक्सेस इनकी थी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड सेक्शन, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट
various orbit, radius of various orbit for हाइड्रोजन एटम, फिर वही हीलियम प्लस एंड Li2 प्लस एटम, हाइड्रोजन एटम Li2 प्लस, बस वहाँ पे आगे क्या कर लेंगे आप Li2 प्लस एटसेट्रा, क्योंकि ये एटम्स नहीं रहेगा, ये आयन से Li2 प्लस, ठीक है। इसमें देखो रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम नोट डाउन करते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। एक आंकड़ा है, फॉर्मूला है, उसमें ध्यान देंगे। Rn इक्वल टू L स्क्वायर H स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को नहीं यूज करते, आप वैल्यू पुट करने के बाद जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है आप उसको यूज करते हो, ओके। क्योंकि याद करना ऐसे फॉर्मूले को काफ़ी मुश्किल है, ओके। Rn इक्वल टू L स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M E स्क्वायर Z। इसमें देख लेते हैं बच्चों, Rn की वैल्यू हो जाएगी, Rn इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ M E एंड H उसी तरीके से जो मैंने वैल्यू रखी थी अभी। M की वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर 31 होता है, -31, E की 1.6 10 पावर, H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 पावर -34। तो Rn की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा देखेंगे L स्क्वायर इंटू 0.529 मल्टीप्लाई 10 पावर -10 मीटर अपॉन Z, ओके। रेडियस अगर मीटर में निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि आपको रेडियस एंगस्ट्रॉम में चाहिए L स्क्वायर इंटू 0.529 अपॉन Z। यदि आपको पिकोमीटर में चाहिए तो ध्यान, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर -10 मीटर। यदि आपको ये वैल्यू चाहिए N स्क्वायर इंटू 52.9, नोट कर लीजिएगा ये, अपॉन Z पिकोमीटर। ये बोहर ने दिया था ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो सर्कुलर मूवमेंट ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस के राउंडर, उसकी रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये। अब इसमें भी जो है आप लिख सकते हो बेटा, हाइड्रोजन के लिए जैसे आप देखो, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे वैल्यू Z इक्वल टू 1। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकालना चाहो बेटा, R1 फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस N की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो तो आपकी जो रेडियस मीटर में लेना है तो मिल जाएगा 1 स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे 0.529 अकॉर्डिंग फार्मूला मैंने राइट किया, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -10, जो रेडियस मिलने वाली है वो मीटर में मिलेगी। Z की वैल्यू मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए लिया है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। यही वैल्यू मैंने अगर हीलियम प्लस के लिए बात करूंगा तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं है। 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होना है, 5.529 इंटू 10 पावर -10 मीटर हो गया। अगर आप डेसिमल में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, डेसिमल को आप आगे लाना चाहते हो, 5.29 ये हो जाएगा आपका 10 पावर -11। ओके, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। ये R1 है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आप जानना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन टू फाइंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ रेडियस, यहाँ पे देख लीजिए R2 करेंगे आप, तो ये सेकंड ऑर्बिट है तो यहाँ 2 स्क्वायर करना ही पड़ेगा, 0.529 इंटू 10 पावर -10 अपॉन, ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अपॉन Z। हाइड्रोजन एटम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 1 ही लेना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। 4 इंटू 529 10 पावर -10, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 8 3 11, ये आपका 1 आ गया, 4 5 जा 20 21, ये आपका 3 प्लेस पे डेसिमल हो गया, 10 पावर -10। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये किसमें आ गया, मीटर में।
यदि आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हो तो ये वैल्यू -10 हटा दो, ये पूरी वैल्यू किसमें हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी। मीटर में लिखना चाहते हो तो 10⁻⁻10। इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻−10 मीटर होता है। क्लियर हुआ, ये बात हो गई। आगे पॉइंट देखते हैं, एक नेक्स्ट और पॉइंट था बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, क्योंकि ये बोहर का फॉर्मूला था, वही मैं आपको बता दे रहा हूँ एक करके। ठीक है, आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक सिस्टम से फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ पे देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। चौथा सक्सेस जो था, सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस था, एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, सबसे सक्सेस जो इंपॉर्टेंट था, एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको पता है कि जो लोअर लेवल होता है, कोई एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन है, जब वो लोअर लेवल में है तो उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, अराउंड ये पहला ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन यदि इसमें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, मान लो हम इसे N1 ऑर्बिट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, N1 ऑर्बिट मीन्स इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लोअर एनर्जी, या इसे कह सकते हो ग्राउंड स्टेट। क्या है इसका स्टेट, क्या है, ग्राउंड स्टेट। ओके, लेकिन जैसे ही इसे एनर्जी दी जाती है, आप एनर्जी सप्लाई करते हो, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप किया, कहाँ पहुँच गया, इसमें। ये स्टेट क्या है इसका, ग्राउंड स्टेट, सॉरी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कब पहुँचा, इसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जंप्स लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, टू हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। क्लियर हो, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करा और ये लोअर से हायर में जंप किया, और फिर एनर्जी जब वो रिलीज किया, क्योंकि क्या है, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में रहता है, वहाँ पे एटम क्या होता है, स्टेबल रहता है। हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, अनस्टेबल रहता है। फिर वो क्या प्रयास करता है, फिर आपको लौटना चाहता है अपने लोअर एनर्जी लेवल में, ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। जितनी एब्जॉर्ब एनर्जी करके वो हायर एनर्जी स्टेट में गया था, ये सेकंड ऑर्बिट में गया था, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उतनी एनर्जी वो रिमिट करेगा, और रिमिट करने के बाद वो फिर किस में आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला समझाता हूँ। ये फाइनल एनर्जी लेता हूँ, ई फाइनल, यहाँ जाने के लिए फाइनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के माइनस ई इनिशियल एनर्जी। ये किसके वैल्यू की, चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई के बराबर है। डेल्टा ई होता है आपका एच न्यू, डेल्टा ई क्या होता है, एच न्यू, और इसे लिख सकते हैं हम डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, न्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, सी अपॉन लेमडा। न्यू इक्वल टू आपका क्या होता है बच्चों, सी अपॉन लेमडा। तो इसे आप राइट कर सकते हो, ये फॉर्मूला है आपका, नोट डाउन कर लो इसे, डेल्टा इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी चाहते हो, चेंज एनर्जी अपॉन एच। ओके, इसे राइट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एक बात और है, बोहर ने जो है हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया, डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हर एटम को बहुत अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। जितने भी एटम्स होते हैं, सभी एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस अलग अलग होती हैं, वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से देखते हैं। लेकिन बोहर ने जो स्टडी किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ
हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी किया था। स्पेक्ट्रम होता क्या है, जहाँ जब क्या है कि एनर्जी लोअर से हायर और हायर से लोअर आती है तो एनर्जी इमिट करती है, ठीक है। उसी एनर्जी जो इमिट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये डिपेंड करता है फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ मैंने बोला है कि F माइनस ई आई इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, तो यहाँ पे हो गया एच इंटू सी अपान लेमडा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। उन्होंने हाइड्रोजन की डिफरेंट लाइन स्टडी किया था, ठीक है। सिलेबस में आपको उसको स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ मैं एक फार्मूला देना चाहूँगा, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या है देख लीजिए, वेव नंबर इज इक्वल टू वेव नंबर न्यू बार से डिनोट करते हैं 1 अपान लेमडा। इसका फार्मूला हम राइट करते हैं आपके सामने, आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर। आर क्या है हमारा, रेडबर्ग कांस्टेंट है, मैं उसका फार्मूला लिखूंगा 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, ओके। ये किस केस में है, n1 इज ग्रेटर दैन n2। ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, इफ n2 इज ग्रेटर दैन n1, इफ n2 इज ग्रेटर दैन n1, तो जो फार्मूला वेव नंबर का मिलेगा आपको ये न्यू बार इक्वल टू 1 अपान लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी आप माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा ई होगी। फिर आप उसको क्या करेंगे, वेव नंबर आप जानते हो, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव नंबर, ठीक है। यहाँ से आप आगे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात थी सक्सेस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए, ठीक है। एक फार्मूला इन्होंने दिया था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, वो देख लीजिए आप, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसे पॉइंट नंबर 5 कर दूँगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ 2.19 इंटू 10 पावर 6, 2.19 इंटू 10 पावर 6 जेड अपॉन n, ये किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। यूनिट लिख लेते हैं लोग मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर। नोट कर लीजिएगा इसको, ये किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमने आज पढ़ी है। पूरा बोहर का मैंने सक्सेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कुछ फार्मूले एक्सप्लेन किए हैं। बात आप याद रखिएगा, जो स्पेक्ट्रल लाइन वो इमिट होती है हर एटम के लिए, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या देखा कि जब भी कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एक्साइटेड में जंप नहीं करेगा, ठीक है। अभी जब जैसे ही वो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद अनस्टेबल रहता है, क्योंकि इसकी स्टेबल की केस थी, लोअर एनर्जी स्टेट में जब आएगा वहाँ ये स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये हायर वाला इसका अनस्टेबल पॉइंट है, जैसे ही एनर्जी ये बाहर करेगा फिर अपने लोअर में आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम दौड़ भाग फिर शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हमारा जो हमने एनर्जी लिया था वो ख़त्म हो रही होती है, फिर हम आके एक जगह बैठ जाते हैं, वो हमारा स्टेबल पोजीशन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इसको आप तैयार करिएगा, इस पर मैं कुछ सवाल बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।